गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका आज की क्लास में स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन इम्पोर्टेंट टॉपिक इन पॉलिटी एंड दैट इज इमरजेंसी प्रोविजन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन की, और ये प्रोविजन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि आज की पूरी क्लास में इमरजेंसी प्रोविजन कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन उसका एक पार्ट हम आज पूरा कर लेंगे। तो इसीलिए और पार्ट के लिए भी आप जुड़े रहिएगा प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून के साथ। तो जितने लोग जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग करेंगे। ये टॉपिक जो है ये आपका जो बेसिकली जो लोग इस समय पर यूकेपीएससी की तैयारी, यूपीएससी यूकेपीएससी यूपीएससी यूपीपीएससी और जो भी स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए आपका ये टॉपिक बिल्कुल सही है। इसमें प्री प्लस मेंस में दोनों ही पॉइंट इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग जुड़ रहे हैं एक बार जल्दी जल्दी जुड़िए और जल्दी से जल्दी शेयर भी कीजिए इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आज हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, देखिए, पहली चीज आप समझ जाइए कि इमरजेंसी प्रोविजन का टॉपिक हमने जनरली क्यों लिया है। तो इमरजेंसी प्रोविजन को अगर हम देखें तो इट इज रिलेटेड विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट को। ठीक है ना, पावर ऑफ प्रेसिडेंट से भी रिलेट कर सकते हैं हम लोग। और पावर ऑफ प्रेसिडेंट में एक पावर होती है प्रेसिडेंट की जिसको बोलते हैं इमरजेंसी पावर बोलते हैं। ठीक है, और इमरजेंसी पावर जो है वो रिलेट करती है किससे, इमरजेंसी प्रोविजन से। सो आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास दो तरह की पावर होती है। एक शांति काल की पावर होती है जब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, और एक होती है इमरजेंसी पावर जो आपातकाल जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो उसकी पावर होती है। और वो इमरजेंसी प्रोविजन इसी के लिए। हालांकि ये मेंशन आपका मैं अभी भले इसमें प्रेसिडेंट में कर रहा हूँ, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजन जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में अपना अलग से उल्लेख है। तो अगर हम पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें, जो पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, तो 18वें भाग में हमारे पास मिलता है। और आर्टिकल नंबर 352 से लेकर आर्टिकल नंबर 360 तक आपको इमरजेंसी प्रोविजन देखने को मिलता है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, कैसा है, क्यों है, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट इसमें आपको जोड़ना है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इमरजेंसी प्रोविजंस और जब प्रोविजंस जो है it is basically taken from it is basically it is basically taken from it is basically taken from Weimar constitution of the Weimar Weimar constitution of the Germany Weimar constitution Weimar constitution of the Germany Weimar constitution of the Germany। ठीक है, तो अगर मैं आपसे देखूं कि ये इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, तो इमरजेंसी प्रोविजन को अगर हम देखें तो इट इज बेसिकली टेकन फ्रॉम द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी कि जब देश में आपातकाल लग जाए या इमरजेंसी हो जाए तो कैसे कैसे प्रोविजन लेने हैं। तो ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स है जो प्री में आपसे पूछे जा सकते हैं स्टेट लेवल एग्जाम्स पे। ठीक है, अगर आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ये थोड़ा बहुत आपको हो सकता है। लेकिन सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, और वो ये आना चाहिए कि वाई इमरजेंसी प्रोविजन। चलो ये तो समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, कहां पर है। ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज जो होती है वाई। ठीक है, ये आखिर में क्यों है, ये क्यों हमें बताया गया है, और ये हमने क्यों अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह दी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई अगर हम देखेंगे तो ये चीज इससे दी गई है टू टैकल द एबनॉर्मल सिचुएशन इन द कंट्री। यानी कि जब भी देश में कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन आए, ठीक है, जब भी देश में कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन आए उसको टैकल करने के लिए। तो वाई का आंसर क्या होगा, वाई का आंसर होगा टू मीट द एबनॉर्मल abnormal situation in the country to meet the abnormal situation in the country। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर एबनॉर्मल सिचुएशन किसको बोल सकते हैं। भाई एबनॉर्मल सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होती है जो कि कंट्रोल्ड में नहीं होती है, जो कि किसमें कंट्रोल्ड में नहीं होती है। अब आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की तीन फॉर्म होती है, एक होती है लेजिस्लेचर, एक होती है एग्जीक्यूटिव और एक होती है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम तो कानून बनाने का होता है,
और एग्जीक्यूटिव का काम होता है इंप्लीमेंट करने का, और देश को चलाने का काम भी किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है। अब सपोज कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए जहां पर कि देश को चलाना बहुत मुश्किल हो जाए, या देश को चलाने के साथ साथ अगर हम देखें कि कोई थ्रेट, ऐसी कंडीशन देश के खतरे की कंडीशन बन जाए जिसको हम इमिनेंट कह सकते हैं कि इमिनेंट थ्रेट हमें देखने को मिल जाए, तो ऐसे कंडीशन को हम एबनॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। और एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि देश को चलाने के लिए जो भी आपकी आवश्यकता होती है, वो पावर जो गवर्नमेंट के पास होती है, वो इसका यूज करती है, दैट इज योर इमरजेंसी प्रोविजन। हम उसको क्या बोलते हैं? इमरजेंसी प्रोविजंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो एबनॉर्मल सिचुएशंस को लेकर ही करने के लिए, अब देखिए एबनॉर्मल सिचुएशन का यहाँ पर देखिए ब्रॉड मीनिंग क्या हो सकता है। अगर हम देखें कि हम बोल रहे हैं कि एबनॉर्मल सिचुएशन है, तो एबनॉर्मल सिचुएशन का ब्रॉड मीनिंग क्या है? तो हम कह सकते हैं कि एबनॉर्मल सिचुएशन का मीनिंग क्या है, इसी पॉइंट को हम इसमें और इलेबोरेट कर सकते हैं, और वो है थ्रेट्स। और वो क्या है? थ्रेट। अब ये थ्रेट किसका? ये थ्रेट किसका? इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये थ्रेट किसका? इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी देश की इंटीग्रिटी को अगर थ्रेट है तो हो सकता है। ये एबनॉर्मल कंडीशन कब बन सकती है? थ्रेट टू यूनिटी, यूनिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी ऑफ द नेशन। अगर देश की यूनिटी को लेकर कोई थ्रेट है तो भी हो सकता है। और क्या हो सकता है हमारे पास? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? थ्रेट टू सिक्योरिटी, थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ ए नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। अगर राष्ट्र की सिक्योरिटी को लेकर, आप नोट भी करते रहिए, अगर राष्ट्र की सिक्योरिटी को लेकर हम कुछ कर रहे हैं तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन चीज क्या होता है? सोवरेनिटी, थ्रेट टू द सोवरेनिटी, सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, सोवरेनिटी ऑफ द नेशन। अगर सोवरेनिटी ऑफ द नेशन को क्या है? थ्रेट है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल सिचुएशन कहते हैं। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल सिचुएशन कहते हैं। और इन्हीं एबनॉर्मल सिचुएशन से आप कह सकते हैं मीट करने के लिए या इसको डिफेंड करने के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस को दिया गया है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है कि अगर अगर इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, हो जाए, या हम कह सकते हैं कि इफ, सो यू कैन से इफ एबनॉर्मल, if abnormal condition arises, ये मैंने खुद ही सवाल करा है, if abnormal condition arises, who will be responsible, who will be responsible, responsible to meet or tackle, to meet or tackle the respective condition, the respective condition, है ना? समझ में आया आपको कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है, अगर एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है, तो भाई मुझे ये बताओ कि कौन इसको टैकल करेगा? हु विल मीट दिस टाइप ऑफ कंडीशन? तो भाई ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम इसको ब्रॉडर वे में समझे, ब्रॉडर वे में देखें, तो भाई यहाँ पर एक शब्द आ जाता है, और वो कौन सा आता है? वो इसका आंसर बन जाता है। और इसका आंसर क्या बन जाता है? इसका जो आंसर बन जाता है वो बन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। वो क्या बन जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, या आप इसको कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको आप क्या कह सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। अब देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, तो उनका कोई रोल इसमें नहीं है। अगर ऐसे कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन आती है तो उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश को लड़ने नहीं जाना है, या उसकी सरकार को या उसकी गवर्नमेंट को पूरे देश को नहीं संभालना है। यहाँ पर सारा का सारा रोल जो आ जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड कौन है इस टाइम पे? प्राइम मिनिस्टर। हम उसे बोलते हैं नरेंद्र मोदी साहब। इस समय क्या है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या है? हेड मान लीजिए आप फिलहाल, एग्जीक्यूटिव हेड। तो देखिए यहाँ पर आप फिर कंफ्यूजन में जाओगे कि हेड में कह रहा हूँ, तो हेड का मतलब तो यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हेड का मतलब बिल्कुल प्रेसिडेंट होता है। लेकिन आप जानते हैं कि वास्तविक अध्यक्ष या है ना, जो ओरिजिनल पावर होती है किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बात को रखा है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज समझ गए होंगे, और ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन यहाँ पर एक जिक्र करना बहुत जरूरी है, यहाँ पर एक जिक्र करना बहुत जरूरी है। और जिक्र क्या करना जरूरी है? जिक्र करना जरूरी है, और वो ये है, जिक्र को मैं नोट में लिख दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि एक तो होता है फेडरल स्ट्रक्चर, एक तो क्या होता है?
फेडरल स्ट्रक्चर, एक होता है फेडरल स्ट्रक्चर और एक होता है यूनिटरी स्ट्रक्चर। यूनिटरी स्ट्रक्चर, इस दोनों में अंतर क्या है? इस दोनों में अंतर क्या है? देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है और यूनिटरी स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो असल में कॉन्स्टिट्यूशन के किस नेचर को दिखाता है, ये नेचर है, इसे क्या बोलते हैं आप? नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे क्या बोलते हैं आप? नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे आप बोलते हैं नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, या तो स्ट्रक्चर फेडरल होगा या फिर कैसा होगा? यूनिटरी होगा। अब स्ट्रक्चर फेडरल है, यूनिटरी है क्या नहीं है, तो अगर हम इस बात को देखें और अगर हम इस बात को समझें तो भाई इतना याद रखिएगा कि जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाती है, जब क्या हो जाती है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाती है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? जब समस्त शक्ति किसी एक हाथ में केंद्रित हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं यूनिटरी स्ट्रक्चर। यानी कहने का मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में क्या होता है इंडिया में? अगर सेंट्रलाइजेशन पावर है, किसी एक के हाथ में सारी शक्ति आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्या? यूनिटरी स्ट्रक्चर। उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी स्ट्रक्चर, यूनिटरी नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर यही डिसेंट्रलाइजेशन चला जाए, यानी कि पावर बढ़ जाए, बड़े से लेकर छोटे तक पहुंच जाए पावर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर बोलते हैं। अब वो डिसेंट्रलाइजेशन पावर की हम जो बात कर रहे हैं वो समझने वाली बात है कि डिसेंट्रलाइजेशन पावर जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा हथियार होता है। अब सवाल ये है कि जब हम इमरजेंसी प्रोविजन को देखते हैं, अब जब हम इमरजेंसी प्रोविजन को देखते हैं तो इमरजेंसी लगाने का अधिकार किसको है बताइए? इमरजेंसी लगाने का अधिकार किसको है? आंसर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इमरजेंसी प्रोविजन को लगाने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन करते ही जो सारी की सारी पावर है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किसके पास चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। और जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर चली जाती है तो दिस इज द रोल ऑफ, यू कैन से दिस इज द नेचर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, कि व्हेन सेंटर गेट मोर पावर देन, और व्हेन सेंटर ओवर रूल्ड द पावर ऑफ स्टेट, ठीक है, और जब सेंटर के पास क्या होती है? ज्यादा पावर चली जाती है, तो इट इज द बेसिस ऑफ द यूनिटरी, दिस इज द यूनिटरी नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगी? पावरफुल होगी और स्टेट के पास कोई पावर नहीं रहेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा? द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान क्या है? वो क्या है? एकात्मक है, वो यूनिटरी है। ठीक है, संघात्मक नहीं है बल्कि कैसा है? एकात्मक है। ठीक है, यूनिटरी है। तो यूनिटरी फीचर दिखाता है। इतना क्लियर है? जैसे आपके घर में आपके फादर की अगर चलती है और सारी पावर आपके पापा के पास है तो वो यूनिटरी नेचर है। लेकिन अगर पावर बटी हुई है, कुछ पावर पापा के पास है, कुछ पावर मम्मी के पास है, कुछ पावर बड़े भैया के पास है, और पावर बटी हुई है और उस पावर को वो यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो दैट इज योर फेडरल स्ट्रक्चर। सिंपल भाषा में आप इतना समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यूनिटरी स्ट्रक्चर को दिखाता है, यानी जो इमरजेंसी प्रोविजन होता है वो असल में यूनिटरी स्ट्रक्चर क्या करता है? दिखाता है। ठीक है, अच्छा, तो चलो इतना समझ में आ गया है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसी कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज हैं। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिटरी नेचर क्या है वो भी हमें यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। आई होप आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे और आप क्लास को समझ रहे होंगे कि हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात रखी गई है, तो यहाँ पर तीन तरह की इमरजेंसी हमें देखने को मिलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स थ्री टाइप ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स स्टिपुलेट्स थ्री टाइप्स थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो तीन तरह की इमरजेंसी को दिखाता है, दर्शाता है, समझाता है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी है उसको हम जरा एक बार देख लेते हैं। वो कौन कौन सी, उसको जरा हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है वो है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में आपका जो इमरजेंसी दी गई है उसको कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी। क्या कहा जाता है? नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो आर्टिकल 356 दे रखा है, आर्टिकल 356 जो दे रखा है, इसको बोलते हैं आप प्रेसिडेंशियल रूल या प्रेसिडेंट रूल कह सकते हैं। इस आप क्या बोल सकते हैं? प्रेसिडेंट रूल आप कह सकते हैं। और इसके अलावा जो आर्टिकल 360 में दे रखा है,
आर्टिकल 360 में जो आपको दे रखा है उसका हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी कि देश में 3 तरह की इमरजेंसी पाई जाती है। पहली इमरजेंसी जो है उसको कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी इमरजेंसी जो है उसको कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल, और तीसरी इमरजेंसी जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसका हल्का सा, हालांकि हम इसको बहुत और तरीके से भी पढ़ेंगे, लेकिन सवाल ये है कि भाई रीजन क्या है? एवरी इमरजेंसी और एवरी कंडीशन और एवरी सर्कमस्टांसेस हैज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ रीजन। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम नेशनल इमरजेंसी कह रहे हैं तो भाई साहब ये बताओ कि रीजन क्या है? भाई साहब ये बताओ कि रीजन क्या है? कौन सा ऐसा रीजन होता है जब नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाता है? ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पर सारी चीजें आप देख रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में बता दी कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट है ये, और करने वाले सब कौन है? प्रेसिडेंट साहब है। यानी सभी प्रकार की इमरजेंसी को लगाने वाले कौन है? ये प्रेसिडेंट साहब है। तो भाई सवाल ये है कि क्या क्या ये इमरजेंसी जो है, क्या ये इमरजेंसी जो है ये ऐसे ही लगाई जाती है कि इसके पीछे कोई रीजन भी होता है? तो अगर हम आर्टिकल 352, अरे मैंने क्या लिख दिया दोस्त, सॉरी, हाँ, 352 सही कर लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है फ्लो में। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो रीजन में सबसे पहला जो आता है वो आता है वॉर। ठीक है। दूसरा जो आता है वो आता है एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाहरी हस्तक्षेप जिसको कह सकते हैं। और तीसरा जो आता है वो क्या होता है? आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सशस्त्र विद्रोह बोलते हैं, हथियारों के साथ विद्रोह। अगर कोई कंडीशन इसमें से होती है, चाहे उसमें वॉर हो, चाहे वो एक्सटर्नल एग्रेशन हो, चाहे वो आर्म्ड रिबेलियन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए एक शब्द दिया गया है, इसके लिए एक खास शब्द दिया गया है और उसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इसके लिए खास शब्द दिया गया है, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम बोलते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इन शब्द के लिए एक शब्द है हमारे लिए, और वो शब्द क्या है? इसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कह लीजिए या प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इस तरीके से इसको बोला जाता है। ठीक है, तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 में ही आएगी। हम हर किसी को प्रोक्लेमेशन नहीं बोल सकते, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब दूसरी इमरजेंसी जो है, दूसरी इमरजेंसी जो है वो आपकी कौन सी है उसको देख लेते हैं। दूसरी इमरजेंसी जो है वो असल में है एक तरीके से, इसको कहा जाता है स्टेट इमरजेंसी। इसको क्या बोलते हैं? स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल, या इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी और आपका क्या आ चुका है? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आ चुका है। तो इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। और ये कब लगती है? प्रेसिडेंट ही लगाएगा। when it was believed that when when constitutional machinery failed in failed in a state, किसी राज्य में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, किसी राज्य में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हो जाए? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्ड हो जाए, किसी राज्य में क्या हो जाए? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या हो जाए? फेल्ड हो जाए, तो ये लग सकता है मशीनरी। ठीक है, फेल हो जाए तो ये लग सकता है। एक मिनट चाहिए, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ।
हो जा भाई इरेज। तब तक के लिए आप लोग इसको शेयर कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी फील्ड, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है हमारे पास? आर्टिकल 360 है। और आर्टिकल 360 हमें क्या बता रहा है? आर्टिकल 360 बता रहा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या बता रहा है? फाइनेंशियल इमरजेंसी बता रहा है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में सिंपल सी बात है, जब भी देश की क्या होगा, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, है ना, थ्रेट थ्रेट टू द स्टेबिलिटी threat to the stability of financial threat to the stability of financial या फाइनेंस कह लीजिए, threat to the financial stability, threat to the financial stability, sorry, financial stability, ठीक है, financial stability of the country, stability of the country, of the country, ठीक है। तो इन तीन कंडीशन में आपकी ये इमरजेंसी लग सकती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रत्येक इमरजेंसी को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, है ना, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि नेशनल इमरजेंसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी दे रखी है। ओके, नाउ इसको हम स्पेसिफिक पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट करते जाएंगे। सबसे पहली बात कि नेशनल इमरजेंसी की पावर किसके पास है, या हम कह सकते हैं कि हु एक्ट्स नेशनल इमरजेंसी, कौन इसको करता है, ठीक है। तो और सबसे मेन चीज है कि हु डिक्लेयर्स, ठीक है। तो ये तो आप जानते ही हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट इसको लेके चलते हैं। सबसे पहली चीज कि हु डिक्लेयर्स, है ना, हु डिक्लेयर्स, कौन करता है भाई सबसे पहली चीज? तो सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहली चीज तो ये आ गई कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बात खत्म, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि क्या ग्राउंड्स रहेंगे, ये भी डिस्कस करना जरूरी है भाई, कौन से ग्राउंड्स रहेंगे। और यही है यहाँ का मेन मुद्दा, ये यहाँ पर क्या है, मेन मुद्दा है कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है, नेशनल इमरजेंसी लगाना है, तो भाई कौन से ग्राउंड रहेंगे, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात है, और वो कौन सी है, वो है सबसे बड़ा ग्राउंड कौन सा है, सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़ा ग्राउंड है कि इसी ग्राउंड के ऊपर क्या लगेगा, नेशनल इमरजेंसी लगेगी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो है, जब हम बोलते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो है, वो असल में सिक्योरिटी ऑफ इंडिया असल में कैसे, किस चीज को रखे, तो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो है, थ्रेट कॉज बाय, थ्रेट कॉजेस बाय, पहली चीज वॉर, दूसरी चीज एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरी चीज आर्म्ड रिबेलियन, तीसरी चीज आर्म्ड रिबेलियन। यदि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर युद्ध कर ले, या युद्ध के हालात पैदा कर दे, या एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी हस्तक्षेप भारत की भूमि पर हो जाए, और सशस्त्र विद्रोह और आर्म्ड रिबेलियन अगर हो जाए, यहाँ के लोग ही खुद हथियार लेकर खड़े हो जाए गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये बात भी जरूरी है, ठीक है, ये बात भी जरूरी है कि ग्राउंड में एक चीज और भी है, ग्राउंड में एक चीज और भी है। जरूरी नहीं है कि देश पर युद्ध हो, जरूरी नहीं है कि देश पर बाहरी आक्रमण हो, जरूरी नहीं है कि देश पर इंटरनल क्या हो,
इंटरनल आपका क्या हो, एग्रेशन हो या इंटरनल रिबेलियन हो, कुछ भी हो, आर्म्ड रिबेलियन हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये भी जानना बहुत जरूरी है, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट क्या होता है, अगर क्या होता है, इफ प्रेसिडेंट satisfy that India's security, that satisfy that India's security is in imminent danger। ठीक है, अगर देश की सिक्योरिटी बहुत निकटवर्ती किसमें है, इमिनेंट डेंजर में है। ठीक है, अगर देश का सिक्योरिटी किसमें है, इमिनेंट डेंजर में है। ठीक है, अगर देश की सिक्योरिटी इमिनेंट डेंजर में है या उसको आभास हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि वॉर ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल एग्रेशन ही होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाता है, यहाँ पर जो की वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, यहाँ पर जो की वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, ये वर्ड है यहाँ पर सेटिस्फाई। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाता है कि इंडिया की सिक्योरिटी इज इन इमिनेंट डेंजर, अब वो डेंजर किससे, वॉर से भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल एग्रेशन से भी हो सकता है, वो आर्म्ड रिबेलियन से हो सकते हैं, ये उसके ग्राउंड है। ठीक है, इतना क्लियर है, जरूरी नहीं क्योंकि आक्रमण करने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम 8 बजे हमला करेंगे, तो पाकिस्तान ने हमला तो नहीं करा, लेकिन उसके बोलने पर भी भारत में क्या हो सकता है, इमरजेंसी को प्रेसिडेंट चाहे तो लागू कर सकता है। क्यों लागू कर सकता है भाई, कि वो उसे लग गया और उसको बोल दिया कि हाँ, अभी प्राइम मिनिस्टर ने कि देखो भाई प्रेसिडेंट हो सकता है कि आक्रमण कर दे, इसलिए देश पर नेशनल इमरजेंसी लगा लो, अब हम देश को चलाएंगे जब तक इस प्रॉब्लम से बाहर ना निकल जाए, जब तक इस प्रॉब्लम से बाहर ना निकल जाए। क्लियर है, तो ये ग्राउंड हमें समझ में आ गया है, ये ग्राउंड हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां पर मैं एक स्टिपुलेशन लगा सकता हूं, एक स्टिपुलेशन ऐड कर देते हैं, एक स्टिपुलेशन ऐड कैसे करते हैं कि ग्राउंड कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे स्टिपुलेशन को समझिए, एक मैं आपको तीसरा पॉइंट जो है वो स्टिपुलेशन आपको दे रहा हूं मैं, एक स्टिपुलेशन है, स्टिपुलेशन है, एक बहुत स्टिपुलेशन है, और स्टिपुलेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि इफ नेशनल इमरजेंसी, ध्यान से देखिएगा, इफ नेशनल इमरजेंसी इज ऑलरेडी in force on one of the ground can it be proclaimed or declare again declare again declare again by president। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि देश में बाहरी आक्रमण हो गया या आर्म्ड रिबेलियन हो गया, तो देश में क्या कर लिया, देश में क्या कर लिया, राष्ट्रपति ने क्या कर लिया, नेशनल इमरजेंसी को लागू कर दिया, नेशनल इमरजेंसी को बोल दिया हाँ जी नेशनल इमरजेंसी चलनी चाहिए। चलो ठीक है भाई, राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी, केवल एक ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड तीन है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। सपोज एक ग्राउंड है आर्म्ड रिबेलियन, उसके ऊपर राष्ट्रपति ने भारत में क्या लगा दी, क्या लगा दी, इमरजेंसी लगा दी। अब सवाल ये है कि इसी बीच पाकिस्तान ने इंडिया पर आक्रमण कर दिया, तो वी आर सर्वाइविंग फ्रॉम द आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, हम पहली आर्म्ड रिबेलियन सर्वाइव कर रहे हैं, देन वी अल्टीमेटली हैव अ वॉर विद, ठीक है, हम क्या हो गए, हम वॉर के साथ, वॉर हो गया हमारे साथ पाकिस्तान के साथ। अब क्या वॉर के ऊपर भी क्या इमरजेंसी लगाई जा सकती है, मेन चीज ये, देश में पहले ही इमरजेंसी लगी हुई है, तो क्या अब फिर इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, ये मुद्दा है। ठीक है, क्या फिर से इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, फिर ये मुद्दा है। ठीक है, इतना क्लियर है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है
इसका आंसर है और वो है यस, ऐसा हो सकता है, यस ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है तो सवाल है हाउ, सवाल है हाउ, कैसे। तो आज का भी आंसर हमारे पास है, इसका आंसर है 38th कॉन्स्टिट्यूशनल, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, ठीक है 1975। सो 38वें संविधान संशोधन 1975 में साफ लिखा हुआ है कि यदि देश में पहले से ही कोई राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगी हो और दूसरी नेशनल इमरजेंसी को उसके ऊपर इम्पोर्ट लगाना पड़े, देश में दोबारा से लगाना पड़े, तो ऐसा किया जा सकता है, राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। तो आई थिंक आप इस स्टिपुलेशन को समझ गए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब देखिए इमरजेंसी जो है, ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ इमरजेंसी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ इमरजेंसी या पार्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, पार्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये इसी में एक पॉइंट पढ़ दिया हम लोगों ने, ठीक है, पार्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अच्छा जी, अब ये पार्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी का है, पार्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी में सबसे पहले होता है इंटरनल इमरजेंसी, पहला क्या है इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है, और दूसरा क्या है एक्सटर्नल इमरजेंसी। दो तरीका का होता है, एक होता है इंटरनल इमरजेंसी और एक क्या होता है एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो इंटरनल इमरजेंसी किसको कहते हैं और एक्सटर्नल इमरजेंसी किसको कहते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। जब हम इंटरनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो इंटरनल इमरजेंसी में आपका क्या आ जाता है आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, सो आर्म्ड रिबेलियन जो है वो इसमें आ जाता है। और एक्सटर्नल इमरजेंसी में वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, जिसको हम कह सकते हैं वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन जो है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन जो है, ठीक है, वो इसमें आ जाता है, ठीक है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन जो है वो किसमें, इसमें आ जाता है, ठीक है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन इसमें आ जाता है, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन इसमें आ जाता है, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंटरनल क्या है एक्सटर्नल क्या है ये है, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया पार्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी और हमें पता भी चल गया, ग्राउंड में पता चल गया, लेकिन सवाल ये है कि एक्सटेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी का हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। एक्सटेंट, एक्सटेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, एक्सटेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे इसको समझो आप लोग कि आर्म्ड रिबेलियन में जैसे एक समझ लो कि नक्सलवाद भारत में बहुत ज्यादा है और इंडिया में कहीं पर नक्सलाइट या नक्सलवाद का कोई आक्रमण हो जाता है, सपोज कि नक्सलाइट कोई घटना कर्नाटक में आंध्र प्रदेश में कहीं पे चल रही है और वो इतनी तगड़ी चल चुकी है कि नक्सलाइट ने अब ये तय कर लिया है कि भैया अब तो हमें है ना पुष्पराज 2 करना है, झुकेगा नहीं साला, ये करना है और बिल्कुल ऐसे कम तैसे कर देनी देश की। तो इस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट जो है वो मान लो कि आंध्र प्रदेश में ऐसी घटना घट रही है तो आंध्र प्रदेश में वो एक नेशनल इमरजेंसी को क्या कर सकता है प्रोक्लेम कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आंध्र प्रदेश में ऐसी घटना घट रही है तो क्या उसके लिए पूरे देश में इमरजेंसी लगानी चाहिए, है ना, है ना। तो सोचो क्या पूरे देश में इमरजेंसी लगानी चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं, पूरे देश में इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर इमरजेंसी लगाना चाहते हैं तो केवल आंध्र प्रदेश में भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो उसका एक्सटेंट क्या है, वो कहां तक लगाई जा सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर, कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, कैन डिक्लेयर
national emergency in whole country or any specific part of the country any specific part of the country। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। या तो वो पूरे भारत में डिक्लेयर कर सकता है, अगर उस समय नेशनल सिक्योरिटी को पूरे भारत में अगर समझा जा रहा है तो वो पूरे भारत में डिक्लेयर कर सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, या किसी पर्टिकुलर पार्ट में क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, और वो है असल में एक कंट्रोवर्सी related to internal rebellion। कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू इंटरनल रिबेलियन। इंटरनल रिबेलियन को आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं, आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह, ठीक है। अब इस कंट्रोवर्सी को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे कंट्रोवर्सी से बहुत समझने को मिलता है, सीखने को मिलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो है वो हमारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है। अब आप बोलेंगे सर इस पे भी क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो एक चीज यहां पर नोट कर लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में ही लिख लीजिए आप लोग। बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसे लिख रहा हूं मैं, अमेंडमेंट एक्ट 1978, the term internal rebellion is substituted by armed rebellion। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं कि अगर हम ओरिजिनली देखें तो इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कि यहां पर देखिए, इसी में जोड़ रहा हूं मैं कि ओरिजिनल ग्राउंड क्या थे, ओरिजिनल ग्राउंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या थे। तो सबसे पहली चीज क्या थे, वॉर था। दूसरी चीज क्या था बताइए, दूसरी चीज एक्सटर्नल एग्रेशन था। और तीसरी चीज क्या था, इंटरनल रिबेलियन था। इस इंटरनल रिबेलियन को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 एक्ट से क्या कर दिया गया था, इसके यूज के थ्रू सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, किससे, आर्म्ड रिबेलियन से। ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन से इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो जो अगर आप देखें तो नेशनल इमरजेंसी के 3 ग्राउंड, ओरिजिनल ग्राउंड ये थे, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया। अब फिर आपके दिमाग में सवाल क्या आएगा, कि वाई सर, ऐसा क्यों? आपके दिमाग में सवाल आएगा कि वाई, ऐसा क्यों किया सर? तो इसका आंसर है, पढ़ो क्या नाम है, इंदिरा गांधी। शायद इंदिरा गांधी से ज्यादा दबंग लेडी मैंने अपने लाइफ में ना सुनी है, क्योंकि मैं देख तो नहीं पाया और ना पढ़ी है। अब आप बोलेंगे सर इंदिरा गांधी, बिल्कुल बिल्कुल। तो घटना 1975 की है, 1975 की है, जब देश में इंदिरा गांधी के विरुद्ध में लोग खड़े होने लगे थे, और जेपी मूवमेंट उस समय का, जयप्रकाश आंदोलन उस समय का है, और इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जनता एकत्र होनी शुरू हुई थी।
अब आप सोचिए कि एक लोकतंत्र में, लोकशाही में, डेमोक्रेसी में जनता का ये क्या होता है, अधिकार होता है कि वो अपने नेता को पसंद करे या ना करे। लेकिन देखिए आज बांग्लादेश के क्या हालात है। जनता ने शेख हसीना को पसंद नहीं करा तो मारने पे आ गए, पूरे देश को ऐसे कम तैसे कर दिया। दूसरे हालात हमने देखा सीरिया, सीरिया अब दो भागों में टूट रहा है। सीरिया में जो अल बसर है वो उनको लात मार के लोगों ने भगा दिया है। भगा क्या दिया, उनको मर्डर ही करना चाह रहे थे और वो ले दे के वहां से भागे। 24 साल या 25 साल का जो शासन था उनका निपट गया। तो खैर वहां पर तो डेमोक्रेसी थी भी नहीं। देखिए बांग्लादेश में तो डेमोक्रेसी मानी जाती थी। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में मेरे लिए कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। यूपीएससी व्यू नहीं है। यूपीएससी व्यू में आपको जानते हैं पॉलिटिकल स्टैंड लेना पड़ता है आपको देश के लिए। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, तो देखिए अगर वहां का कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत होता तो इतना बड़ा, जिसे कह सकते हैं कि तख्ता पलट ही कह लीजिए, वो नहीं होता। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम भी होने वाला था। इंदिरा गांधी ने देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी। सीधा बोला प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाओ। प्रेसिडेंट ने पूछा भाई कौन से ग्राउंड पे लगाऊं, ना तो देश पे युद्ध हुआ है, ना देश पे बाह्य आक्रमण हुआ है, तो कौन से ग्राउंड पे। उन्होंने बोला सशस्त्र विद्रोह नहीं, सॉरी, उन्होंने बोला भैया क्या है, आंतरिक विद्रोह, आंतरिक कलेश, इंटरनल, देश के लोग ही हमारे खिलाफ हो रखे, लगाओ, डालो लोगों को जेल में, डंडे मारो। तो इसी वजह से इसको लाया गया और इसी वजह से, ठीक है, क्या किया गया, इसी वजह से क्या किया गया, ये जो आपका वर्ड है, कौन सा वर्ड, इंटरनल रिबेलियन, जो वर्ड है इंटरनल रिबेलियन, इसको इंटरनल, ठीक है, चेंज कर दिया गया। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये समझना बहुत जरूरी होगा। इंटरनल रेबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को भी यहाँ पर लिखते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और इंटरनल, जब हम कह रहे हैं कि इंटरनल रेबेलियन हम कह रहे हैं, है ना, जब हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस कह रहे हैं, इंटरनल रेबेलियन कह लीजिए, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस कह लीजिए, राइट वर्ड इज इंटरनल डिस्टर्बेंस। जब हम कह रहे हैं तो देखिए इसका क्या है, ये ये थोड़ा सा कैसा है, अस्पष्ट है। ये थोड़ा सा कैसा है, अस्पष्ट है। अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा कैसा अस्पष्ट है। ठीक है, और इसका अगर मतलब समझेंगे या इसका मतलब निकालने की करेंगे तो इसका मतलब वाइडर कॉनोटेशन कह लीजिए। ठीक है, इसके अनेक अनेक क्या मतलब है, इसके अनेक अनेक क्या मतलब हो जाते हैं। ठीक है, इसके अनेक अनेक क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को किसको बोलेंगे, जब देश में हालात अच्छे नहीं है तो उसको हम इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलेंगे। तो एक तो अस्पष्ट है, वो है, अस्पष्ट हो गया। और एक इसका वाइडर कॉनोटेशन है, बहुत ही ज्यादा क्या है इसका, बहुत ही ज्यादा इसका, हम कह सकते हैं कि अनेक अर्थ इसके निकल सकते हैं। तो एग्जैक्टली किस अर्थ को लेकर हम चलें, तो उसी का फायदा इंदिरा गांधी ने निकाला कि ना ना ये तो ये चीज है। तो हाँ भाई, इसको क्या कर दिया गया, इसको इस तरीके से अपना लिया गया। ठीक है, क्लियर है, ऐसा ना। तो अब नेशनल इमरजेंसी के भी और कई फंडे हैं और कई पॉइंट है। तो आज की क्लास में तो ये पूरा नहीं हो पाएगा, आज हम इतना ही रखेंगे और नेशनल इमरजेंसी को हम कल की क्लास में पूरा करेंगे। तो कल की क्लास के साथ आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो बस प्रोविडेंस कोचिंग, ठीक है, चलिए आज के बाद मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू।